सबसे पहले बात नेपाल की होगी। नेपाल के रसुआ जिले से होकर बहने वाली बोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में जो प्रलय आया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि ये जो पूरा मामला है ये कुदरती आफत नहीं है, बल्कि सीमा पार से रचा गया एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र साबित होता जा रहा है। तिब्बत की सीमा से अचानक छोड़े गए इस पानी ने निचले इलाकों को, जो डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं, उनको जलमग्न कर दिया। 207 मासूमों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है, सैकड़ों लापता हैं। बिना किसी पूर्व कूटनीतिक सूचना या चेतावनी के चीन द्वारा बांध के फाटकों को खोला जाना इस बात की पुष्टि करता है कि बीजिंग ने ट्रांस बाउंड्री नदियों को एक रणनीतिक हथियार, वाटर बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने वाले ये बोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के जलस्तर को वर्षों से नियंत्रित रखा जा रहा था। रसुआ के स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र में ऐसी कोई अति भीषण प्राकृतिक आपदा या बादल फटने की घटना दर्ज नहीं हुई थी। नदियों में अचानक इतना जलस्तर बढ़ जाए, चीन ने महज 2 घंटे पहले नेपाल प्रशासन को एक औपचारिक संदेश भेजा और बिना किसी पर्याप्त सूचना या कूटनीतिक समझौते के अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया। इस अचानक आए जल सैलाब ने नदी तट, बस्तियां, बुनियादी ढांचे, पुल, खेत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इन सभी को तिनके की तरह बहा दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुदर्शन न्यूज ने पहले ही आशंका जताई थी और अब आधिकारिक मुहर इस पर लगती जा रही है। यह घटना एक सुनियोजित वाटर बम हमले जैसी है, जिसने रसुआ से लगातार निचले नेपाल तक हाहाकार मचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच और कूटनीतिक गलियारों में अब यह सवाल बहुत जोर शोर से उठ रहा है, आखिर वर्षों से नियंत्रित पानी को अचानक इस तरीके से बेकाबू कैसे एकदम से छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया। भू राजनीतिक विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि चीन अपने निचले तटवर्ती जो डाउनस्ट्रीम है, पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने और क्षेत्रीय दबदबा कायम करने की ट्रांस बाउंड्री नदियों का दुरुपयोग करता आया है। चीन नियमित रूप से सीमा पार बहने वाली नदियों का रियल टाइम जलस्तर और प्रवाह डेटा साझा करने में आनाकानी करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में, यानी आपातकालीन स्थिति में भी समय रहते जानकारी ना देना अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जानकारों का मानना है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति और कूटनीतिक फैसलों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन ने इस समय इस जल आपदा को अंजाम दिया। नेपाल जैसे शांतिप्रिय और संप्रभु पड़ोसी देशों के साथ चीन का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। सैकड़ों मौत और भयानक आर्थिक सांस्कृतिक नुकसान जो हुआ है, नेपाल की आम जनता भोग रही है। राजनीतिक इलाकों में चीन के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। काठमांडू में सरकार ने उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई। कूटनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो क्या होगी, इस पर विचार शुरू किया गया। तबाही की विभीषिका को देखते हुए नेपाल सरकार ने पूरे इस क्षेत्र में जो इस पानी से प्रभावित हुआ है, रेड और हाई अलर्ट घोषित कर नागरिकों को एसएमएस और आपातकालीन कॉल्स के जरिए लगातार सतर्क रहने और जलस्तर सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की हिदायत दी गई है। चीन की इस घातक हरकत के बाद में अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की हस्तक्षेप की मांग हो रही है। वैश्विक मानवाधिकार संगठनों और जल सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि घटना किसी सैन्य कार्रवाई से कम विनाशकारी नहीं है। बिना सूचना पानी छोड़कर सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि देने के इस कृत्य की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग हो रही है, ताकि चीन की जवाबदेही तय हो। चीन की यह संवेदनहीन हरकत न केवल मानवता के खिलाफ अपराध है, बल्कि यह भी साबित करती है कि बीजिंग अपने पड़ोसी देशों की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियों को किसी भी वक्त तबाही का माध्यम बना सकता है, वाटर बम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में पसरा ये मातम, सन्नाटा, चीख पुकार, चित्कार आज पूरी दुनिया से न्याय की गुहार लगा रही है। पड़ोसी देश वो होता है जो मुसीबत में हाथ थामे, लेकिन अगर पड़ोसी चीन जैसा हो तो मुसीबत आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद मुसीबत बनकर टूट पड़ता है।
नेपाल के रसुआ से लेकर ये सीमावर्ती इलाकों में जो जल प्रलय हम देख रहे हैं, जिस बाढ़ और भूस्खलन में 95 मासूमों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं, हजारों अभी भी लापता हैं, उस तबाही की स्क्रिप्ट पटकथा कुदरत ने नहीं बल्कि बीजिंग के हुक्मरानों की आपराधिक अनदेखी और घमंड ने लिखी है। हद देखिए, सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया गया, 105 भारतीयों समेत सैकड़ों लोगों को मलबे में दफन कर दिया गया। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राहत अभियान का नाटक रच रहा है। टीवी कैमरे के सामने उप प्रधानमंत्री वहां का झांग गुओकिंग बॉर्डर पोर्ट पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हम चीन के इसी ढोंग की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये चीन का वाटर बम है और क्रूर कूटनीतिक संवेदनहीनता है। 26 अगस्त की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास जब नेपाल के रसुआ जिले के लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में लगे थे, कोई अपने मकान में था तो कोई अपनी दुकान में था, अचानक नदियों में ऐसा सैलाब आया जिसने किसी को संभलने तक का मौका ही नहीं दिया। लेकिन ये पानी आया कहां से? तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीन ने बिना किसी पूर्व कूटनीतिक सूचना के, बिना किसी वार्निंग के अचानक फाटक खोल दिए। पानी का ये प्रलय वहीं से शुरू हुआ, नेपाल की ओर इसकी दिशा मुड़ गई। शून्य कूटनीतिक चेतावनी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सीमा पार बहने वाली नदियों का पानी छोड़ने के पहले तटीय देशों को सतर्क करना अनिवार्य है। चीन ने ऐसा क्यों नहीं किया, यही तो सवाल है। चीन सालों से हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने में आनाकानी करता आया है। बारिश और तूफान का खतरा होने के बावजूद चीन ने नेपाल को गफलत में रखा। समय रहते बता देते तो लोगों की जान कम से कम बच जाती। नेपाल जैसे छोटे और मित्रवत पड़ोसी पर अपना दबदबा दिखाने के लिए चीन अपनी नदियों को एक वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जब सैकड़ों लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, बस्तियां ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, तब जाकर बीजिंग की नींद खुली। लेकिन यह नींद दया की वजह से नहीं, बल्कि अपनी करतूत के बेनकाब होने के खौफ से खुली है। जब आपकी वजह से किसी का घर उजड़ जाए और फिर अपने हाथ में मरहम लेकर हमदर्दी का नाटक करें तो उसे राहत नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। शी जिनपिंग यही बेशर्मी कर रहा है। तबाही मचाने के बाद अब चीन के शी जिनपिंग ने शिजांग यानी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के ग्योरोंग बॉर्डर पोर्ट पर बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाने की नौटंकी शुरू की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निर्देश दिए हैं कि लापता लोगों की खोजा जाए उनको और घायलों को इलाज मिले। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने विदेशी मंत्रालय को नेपाल के साथ संपर्क साधने का आदेश दिया है। चीन के उप प्रधानमंत्री झांग गुओकिंग खुद लाओ लश्कर के साथ ग्योरोंग पोर्ट का जायजा लेने पहुंचा। लेकिन दुनिया बीजिंग से सीधा सवाल पूछ रही कि यह मुस्तैदी का नाटक क्यों खो रहा है। अब जब फाटकों को खोला जा रहा था तब ये मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई? जब तिब्बत के कैचमेंट एरिया में बाढ़ का खतरा बना तब ये मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाई गई? स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षात्मक तैयारी नेपाल के साथ मिलकर पहले क्यों नहीं की? सच्चाई यह है कि ये राहत अभियान चीन के अंतर्राष्ट्रीय थूथू से बचने की एक साजिश है, एक राजनीतिक पैंतरा है। चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक जिम्मेदार देश है, लेकिन 95 लाशें, 500,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं। एक तरफ वो चीन है जो बिना बताए पानी छोड़कर मासूमों को मारता है, तो दूसरी ओर हमारा भारत है जो बिना पल गंवाए मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। नेपाल के इस दर्द में भारत ने साबित कर दिया है कि सच्चा दोस्त होता कौन है, सच्चा पड़ोसी होता कौन है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए इन हालातों में। नेपाल में आई इस जल प्रलय में 105 भारतीय भी लापता हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हुआ। राहत बचाव कार्य के लिए यहां से भी दल भेजे गए हैं। बता दें आपको कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलिस जो 10 टन से ज्यादा का माल ढो सकता है, वो राहत सामग्री और आपातकालीन दवाइयां लेकर नेपाल पहुंच चुका है। C-17 और C-130 विमानों का ये बेड़ा भारी राहत सामग्री और अस्थायी शेल्टर पहुंचाने
के लिए अलर्ट पर इनको रखा गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम और पूरी तरीके से कट चुके इलाकों में जा रहे हैं एयरलिफ्ट करने के लिए लोगों को। भारत का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि भारत क्षेत्रीय शांति और मानवीय मूल्यों में विश्वास रखता है, जबकि चीन सिर्फ अपने क्षेत्रीय दबदबे और विस्तारवाद की सोच, साम्राज्यवाद की सोच के तहत काम करता है। अदालत में चीन को खींचे। आपको बता दें कि यह मामला बहुत गंभीर है। नेपाल की नदियों में ये जो पानी आया एकदम से, वो पूरी की पूरी साजिश के तहत ही पानी को छोड़ा गया। और अब जिस प्रकार से नाटक चीन के द्वारा किया जा रहा है वो चीन के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी थू थू हो रही है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर से पूरे हिमालय क्षेत्र के खतरे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे तिब्बत से सटे नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक उफान पर आई। देखते देखते तेज बहाव सड़क, इमारत, गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको अपनी चपेट में ले लिया। कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लापता है, हजारों की संख्या में। न जाने कितने काल के गाल में समा गए हैं, वो उस मलबे के नीचे दब गए हैं जो मलबा लगातार तिब्बत से होता हुआ पूरे नेपाल तक आया। आपको ये दें कि क्या असर हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। जो साझा स्टडी है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 1990 में सिर्फ 107 ग्लेशियर की झीलें थीं, लेकिन 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 669 हो गई, यानी करीब 525% की बढ़ोतरी हुई थी। सबसे चिंता की बात यह थी कि इन 669 झीलों में से 88 झीलों पर ग्लोब का खतरा बताया गया था। इनमें 9 झीलों को बेहद ज़्यादा खतरनाक, 18 को ज़्यादा खतरनाक और 26 को मध्यम खतरनाक श्रेणी में रखा गया था। यानी पहाड़ों पर मौजूद हर झील सामान्य पानी का भंडार नहीं है। कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका प्राकृतिक बांध टूटने पर नीचे बसे इलाकों में बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने 2 झीलों को लेकर खास मॉडलिंग भी की थी। इनमें एक थी ब्यास बेसिन की हिमसू झील और दूसरी सतलुज बेसिन की एक बेनाम झील। अगर ब्यास बेसिन की झील का प्राकृतिक बांध टूटता है तो करीब 1385 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी नीचे आ सकता है, यानी हर सेकंड करीब 14 लाख लीटर पानी। इतना पानी कि हर सेकंड ओलंपिक आकार के करीब 6 स्विमिंग पूल भर जाएं। सतलुज बेसिन की झील में संभावित बहाव करीब 3507 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, यानी हर सेकंड करीब 35 लाख लीटर पानी। इतने बड़े बहाव की स्थिति में डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत 588 इमारतों को खतरा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ग्लेशियर की झील अचानक फटती कैसे है। दरअसल ऊंचे पहाड़ों पर जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी चट्टान, बर्फ या पहाड़ी मलबे के पीछे जमा होने लगता है। धीरे धीरे वो एक झील बन जाती है। इसी ग्लेशियर लेक कहा जाता है इसे ही। लेकिन इस झील को रोककर रखने वाला जो प्राकृतिक बांध होता है वो हमेशा मजबूत नहीं होता। अगर झील में अचानक बहुत ज़्यादा पानी पहुंच जाए तो पहाड़ का कोई एक बड़ा हिस्सा या बर्फ का टुकड़ा झील में गिर जाता है और भूस्खलन और हिमस्खलन से बड़ी लहर पैदा होती है। प्राकृतिक बांध टूट जाता है और बांध टूटते ही पानी बहुत तेजी से नीचे आता है। घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी कि ग्लोफ कहा जाता है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग की भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलता है, नई झील बन रही है और पुरानी झीलों का आकार बढ़ रहा है। जुलाई 2026 की IIT खड़गपुर के एक स्टडी के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों का तापमान करीब 20 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यानी कि हिमालय का तापमान बढ़ रहा था और इसके साथ ही ग्लेशियर की झीलों का खतरा भी। हालांकि खतरा सिर्फ बढ़ते तापमान से नहीं है। भारी बारिश, हिमस्खलन, भूस्खलन और झील में बर्फ या चट्टान गिरना भी ग्लोफ की वजह से है। इसके अलावा भूकंप, पहाड़ों में खनन, पेड़ों की कटाई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे गतिविधियों पर पहाड़ी इलाकों की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल यह है कि इस खतरे से कैसे बचा जाए। खतरे को पूरी तरीके से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए खतरनाक झील की पहचान जरूरी है। सैटेलाइट इमेजरी, फील्ड सर्वे, पुराने रिकॉर्ड की मदद से ऐसी झीलों पर नजर रखी जा सकती है। झीलों के पानी के स्तर और प्राकृतिक बांध की मजबूती पर सेंसर
और रडार से निगरानी की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर नियंत्रित तरीके से पानी निकालने के लिए कृत्रिम नालियां भी बनाई जा सकती हैं। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि झील फटने का इंतजार न किया जाए, बल्कि खतरे की पहले पहचान की जाए। अब नेपाल की बोटोकाशी नदी की बात करें तो नेपाल के उत्तरी हिस्से में तिब्बत सीमा से निकलती है। आगे जाकर ये सुनकोशी और फिर सप्तकोशी नदी तंत्र से जुड़ती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद में नदी कोसी कहलाती है। कोसी को बिहार में लंबे समय से शोक की नदी के तौर पर देखा जाता है। अगर बोटोकोशी में पानी बहुत बढ़ जाता है तो उसका असर सुनकोशी और फिर कोसी नदी तंत्र पर पड़ता है। ऐसे में बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जैसे जिले प्रभावित हो सकते हैं। खतरे को देखते हुए बिहार में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए थे और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर में हाई अलर्ट जारी किया गया। लेकिन एक अहम बात यह थी कि इस बार नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, इसीलिए 2008 जैसी स्थिति की आशंका फिलहाल अलग थी। 2008 में नेपाल के कुसाहा में कोसी का तटबंध टूट गया था। इसके बाद नदी अपने पुराने रास्ते की तरफ मुड़ गई थी और बिहार में 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। यानी हिमालय से लेकर बिहार तक बड़ा सवाल खड़ा कि पहाड़ों पर बन रहे ये ग्लेशियर झीलें सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, ये बदलती जलवायु का संकेत है। और जिस प्रकार से बर्फ पिघल रही है, जिस प्रकार से झीलों का आकार बढ़ रहा है, एक तरीके से वो चेतावनी है और चेतावनी को समय रहते समझना जरूरी है। दुनिया के नक्शे पर एक देश ने अपनी सनक, अपनी जिद, अपनी चरमपंथी सोच से पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है और उस देश का नाम है ईरान। जब दुनिया शांति चाहती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, तब तेहरान में बैठा हुक्मरान अपनी आवाम को रोटी देने के बजाय पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंकने की कोशिश करता आमादा दिखता है। अमेरिका ने साफ कर दिया है खैर कि ईरान की इस दादागिरी और सस्ती ब्लैकमेलिंग की मियाद समाप्त हुई। वॉशिंगटन से जो संदेश आया है उसने तेहरान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का ऐलान है, महज आर्थिक पाबंदियों का ये पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये ईरान के उस पूरे अवैध सिंडिकेट पर अंतिम प्रहार के तौर पर उसका खाका आप मान सकते हैं। उसने दशकों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर खड़ा किया था। ईरान सालों से दुनिया को इस मुगालते में रखता आया है कि वो महज अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ईरान ने मध्य पूर्व को शांति नहीं बल्कि अस्थिरता दी है। जब भी अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकंजा कसता है तो ईरान सीधे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बनाने की कोशिश करता है। इस्माइल बाघाई जैसे ईरानी प्रवक्ता टीवी पर आकर शेखी बघाड़ते हैं। वे शतरंज और पोकर का खेल सीख चुके हैं, लेकिन तेहरान ये भूल रहा है कि यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, बेगुनाह लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दुनिया के 20% तेल आपूर्ति यहीं से होकर जाती है, गैस भी इसमें शामिल है। अब ऐसे में तमाम चीज़ों को देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में कॉमर्शियल जहाज़ों को जब्त करने और जुर्माना लगाने की धमकी देकर ईरान एक समुद्री लुटेरे के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए यूएस की तरफ से ये तमाम चेतावनियां दी जा रही हैं और कह दिया गया कि ये सस्ती ब्लैकमेलिंग का समय यहां समाप्त होता है। इस प्रकार के सख्त शब्दों का इस्तेमाल यूएस लगातार कर रहा है। बता आपको ये दें कि नेवल प्रोटेक्शन और आक्रामक सैन्य तैयारी की बात अगर हम करें तो अमेरिकी नौसेना ने खाड़ी में उतरकर यह साबित किया कि ईरान का ऊर्जा ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत के जहाज़ों को अमेरिकी नौसेना की पूर्ण सुरक्षा मिल रही है। अगर ईरान ने हॉर्मुज से आगे बढ़कर ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन या अन्य वैकल्पिक रास्तों पर हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिकी सेना तेहरान के तटीय ठिकानों और मिसाइल लॉन्चर्स को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए तैयार है। ईरान का रवैया देखिए, अपनी आवाम को मूलभूत सुविधाएं वो दे नहीं पा रहा है। महंगाई वहां पर चरम पर पहुंच चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़कर वो पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको उथल पुथल करने में लगा हुआ है। शायद वो खुद नक्शे से मिटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएस लगातार इस प्रकार की चेतावनियां दे रहा है कि अगर इस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बनाया गया पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए, तो इसके एवज में भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी।
ईरान का ये खतरनाक खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है।